Hello everyone. A very special good afternoon to all of you. This is Shama Upadhyay, your chemistry educator, and I welcome you all in the official YouTube channel of Sant Kabir Vidyapeeth. बच्चों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से हैं. ठीक है, हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने बात करी थी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कौन कौन सी उनकी टाइप्स होती हैं. ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू. ठीक है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना. कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी चीजें होती हैं. तो हमने बात करी थी इसके डेफिनेशन पे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है. तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मिलके बना होता है कार्बन, है ना, और कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं. नाम से ही पता चल जाता है कि ये क्या होता है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन होता है. जैसे कि अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोल सकते हैं, पहले के टाइम में लोग यही बोलते थे कॉमनली कि ये क्या होता है, हाइड्रेट्स होता है कार्बन का. ठीक है, इसको बोलते हैं हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. बट स्टिल बहुत ज्यादा टाइम तक ये चला नहीं था, है ना. बाद में एक फेलियर आ गया था जिसकी वजह से ये फेल हो गया था. क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स थे जो इसके फॉर्मूले, जो इनका जनरल फॉर्मूला था उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे. ठीक है, तो फिर जो नई डेफिनेशन आई थी उसके अकॉर्डिंग बोला कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है. ठीक है, तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है एल्डिहाइड कीटोन का. ठीक है, तो दूसरा हम लोग जो इसका डेफिनेशन पढ़े थे वो क्या था कि इट इज अ कार्बोहाइड्रेट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. इट मीन्स इट कंटेन एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप. ठीक है, और आपको पता ही होगा कि क्योंकि यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी की बात करी गई है, हाइड्रोक्सी यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं OH ग्रुप. ठीक है, तो OH हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. और क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड लगा है पॉली, इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि इस पूरे कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट में एक या दो होंगे, है ना, कई सारे यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है. एल्डिहाइड और कीटोन का तो ये डेरिवेटिव है. इट मीन्स कि एल्डिहाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं CHO से, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा. फर्दर इसके बाद एक कीटोन होगा जिसको हम बोलते हैं C डबल बॉन्ड O. ठीक है, तो ऐसा कोई अगर कंपाउंड है जिसके पास OH ग्रुप है, ठीक है, दूसरा अगर इसके पास CHO ग्रुप है, एंड अगर इसके पास C डबल बॉन्ड O दैट मीन्स कीटोन ग्रुप है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है. तो एक बार ऑप्शंस पे अगर हम चले तो देखिए पहला जो दिया है CHO ग्रुप, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड. इट मीन्स ये तो होता है. दूसरा क्या है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये भी होता है. एंड थर्ड वन इज कीटोन. ठीक है, तो ये भी होता है. तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा. ठीक है, कि ये जो चारों इसमें दिए हुए हैं वो सारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड इज पेंटोज. ठीक है, यहाँ पे बात करी गई है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को हम कई तरीके से बांटते हैं. ठीक है, पहली तो हम बात करते हैं उनके कि कितने उनके यूनिट्स हैं, उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं. तो सबसे जो छोटी यूनिट्स होती है उसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड. ठीक है, उससे जो दूसरी होती है, जो दो हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो दो यूनिट से बने होते हैं उनको हम बोल देते हैं ऑलिगोसैकेराइड. एंड जो मोर देन 2 होते हैं उनको हम पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है, लेकिन हम कार्बन एटम की अगर बात करें तो उनके बेसिस पे इनको हम मेनली 3-4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, तो उसी में एक आता है हमारा पेंटोज. ठीक है, जो एल्डो पेंटोज कैटेगरी का होता है, जिसमें जो राइट आंसर होता है ना वो मेनली उसमें एर्बेनोज देखने को मिलता है हमें. ठीक है, तो आप देख लो ग्लूकोज हमारा क्या होता है, ये तो एल्डोहेक्सोज होता है ना. टोटल इसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं. फ्रक्टोज जो होता है हमारा ये कीटोहेक्सोज होता है. ठीक है, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, बट ये एल्डो ग्रुप को नहीं कंटेन करता, ये कीटोन ग्रुप को कंटेन करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोहेक्सोज बोलते हैं. ठीक है, ग्लूकोज 6 कार्बन का है एंड ये एल्डिहाइड ग्रुप को कंटेन करता है, इसलिए हम इसको एल्डोहेक्सोज बोल सकते हैं. ठीक है, गैलेक्टोज भी एल्डोहेक्सोज के ही कैटेगरी में आता है. लेकिन यहाँ पे जो अराबिनोज दिया है ना, अराबिनोज, ये क्या है, ये एल्डोपेंटोज की कैटेगरी में आता है. ठीक है, एल्डोपेंटोज. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सैकेराइड है जो पेंटोज में पाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि वो क्या होता है, अराबिनोज होता है. ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर. कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है जो रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहलाता. तो सबसे पहली बात यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर की बात है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है, क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर. ठीक है, तो क्या आपको पता है कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं, ऐसे शुगर है ना, यानी कि ऐसा कोई भी कंपाउंड है अगर वो एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस कर दे रहा है. ठीक है, किसको रिड्यूस करने की बात हो रही है यहाँ पे, एल्डिहाइड को. ठीक है, एंड कीटोन को. अगर कोई भी आपका कंपाउंड है जो एल्डिहाइड एंड कीटोन इन दोनों ग्रुप को रिड्यूस कर दे रहा है, हम उसको बोलेंगे क्या है, ये एक रिड्यूसिंग शुगर है. ठीक है, और अगर वो इन्हें रिड्यूस नहीं कर पा रहा है देन हम कह सकते हैं ये क्या है, कि ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है.
तो यहाँ पे बात किसकी हुई है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो रिड्यूसिंग शुगर है। देख लीजिए ऑप्शन दिया हुआ है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है एंड फ्रक्टोज है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, लैक्टोज की एंड फ्रक्टोज की, तो इन सब में फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये रिड्यूस कौन से नहीं करते हैं, ठीक है, जिनके पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री नहीं रहता वही इनको रिड्यूस नहीं कर पाते। ठीक है, जिनके पास ग्रुप फ्री रहता है वो इनको रिड्यूस कर देता। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात करते हैं ना कि कौन से में फ्री नहीं होते। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, हम लोग जब थियरी क्लासेस इसकी कर रहे थे, कि जो सुक्रोज होता है उसके पास फ्री एल्डिहाइड है ना, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं होता। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप के फ्री ना होने की वजह से जितना भी होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते वक्त खत्म हो जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इसके पास फ्री नहीं रहता है, इसकी वजह से ये क्या करता है, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहलाता। एंड यही एक और भी रीजन था कि ये बेनेडिक्ट टेस्ट की हमने बात की थी, है ना, बेनेडिक्ट एंड ओसाजोन 2 टेस्ट हमने पढ़े थे। तो ये दोनों टेस्ट भी नहीं शो करता, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री ग्रुप ही नहीं रहते एल्डिहाइड कीटोन के। ठीक है, तो ऐसे जितने भी शुगर होते हैं जिनके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोन नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्री एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप नहीं रहता, वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ठीक है, और रिड्यूसिंग शुगर वो कहलाता है जिनके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल दिए हैं वो सारे आपके रिड्यूसिंग शुगर के हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज जो है वो एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसलिए ये किसी को रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलेंगे अगर हम, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश एल्डोज फ्रॉम अ कीटोन, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन को ऐसा कौन सा रिएजेंट है दो इन दोनों को अलग कर सकते हैं, तो आप सभी को पता ही होगा, ब्रोमीन वाटर, है ना, ब्रोमीन वाटर जो है वो क्या करता है, इनको अलग अलग कर सकता है। फैलिंग सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ काम आता है, फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिन्स रिएजेंट, ये दोनों आपके आते हैं रिड्यूसिंग शुगर में, है ना, अगर जो भी आपके एल्डिहाइड है वो इनको रिड्यूस कर दे रहे हैं तो ये क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन वाटर है वही क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकता है ना, सी एंड डी एंड नन, ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, which one of the following carbohydrate will not give a red ppt of CuO2 when heated with Benedict solution, बेनेडिक्ट टेस्ट की बात हो रही है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट कौन सा नहीं देता है, तो सुक्रोज नहीं दे पाता क्योंकि उसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहते। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो रेड पीपीटी है ना नहीं देगा, तो रेड पीपीटी कौन सा नहीं देता है, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं रहता, और वो कौन सा होता है, तो सुक्रोज होता है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज फॉल्स, कौन सा ऐसा पेयर है जो फॉल्स है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्लूकोज को क्या हम क्रैप शुगर बोलते हैं, बिल्कुल सही है, फ्रक्टोज को लेवोलोज बोलते हैं, ये भी सही है, सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज हमारा टेबल शुगर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सुक्रोज भी दिया है एंड फ्रक्टोज को मिल्क शुगर नहीं बोलते। ठीक है, राइट आंसर हमारा देखो मिल गया, राइट आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पे जो फ्रक्टोज दिया है ना, फ्रक्टोज को हम यहाँ पे क्यों दिया हुआ है लेवोलोज, फ्रक्टोज को तो हम ये बोलते हैं, मिल्क शुगर हम किसको बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मिल्क शुगर का जो कॉमन नाम होता है वो लैक्टोज होता है। ठीक है, मिल्क शुगर हम लैक्टोज को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कार्बोहाइड्रेट ऑफ ग्लूकोज इज सॉरी म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या फिनोमिना होता है ना, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, जो आप क्वेश्चन को देख के नहीं बता सकते अगर आपको म्यूटा रोटेशन पता नहीं है कि क्या होता है। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन होता क्या है, मेनली अगर हम बात करें ग्लूकोज के केस में, तो ग्लूकोज का अगर आपको स्ट्रक्चर आ रहता है ना, आप उसमें म्यूटा रोटेशन दिखा सकते हो। ठीक है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया और पहले पोजीशन पे, है ना, पहली पोजीशन का जो कार्बन है उसको आप दो अलग अलग फॉर्म में दिखा दे रहे हो, अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो वो कंपाउंड आपका जो भी होगा वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूटा रोटेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरेक्टरिस्टिक बाय, ग्लूकोज के अंदर म्यूटा रोटेशन क्यों होता है, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, क्योंकि चार्ज ऑफ एन एल्डिहाइड एंड कीटोन टू द स्ट्रक्चर, चार्ज यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन तो होता है प्लस एंड माइनस का। ठीक है, लेकिन मेनली इसका जो आंसर है वो ये नहीं होगा। ठीक है, इरिवर्सिबल चेंज फ्रॉम डी टू बीटा डी फॉर्म ये नहीं हो सकता। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ एन इंटरमोलिकुलर ब्रिज ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, जब भी हम इसका ग्लूकोज का फ्रक्टोज का है ना सॉरी ग्लूकोज का जब हम म्यूटा रोटेशन बनाते हैं यानी कि उसके दो फॉर्म बनाते हैं, तो यहाँ पे मेनली
एक लिंकेज होती है जो ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो पहली पोजीशन पे है, ये वेरी करते हैं, इनका जो फिगर है वो वेरी करता है। एक में OH जो आपका है वो लेफ्ट साइड आता है, दूसरे में OH राइट साइड आता है। तो फर्स्ट कार्बन पे जब ये एक दूसरे पे बदल जाते हैं, वेरी करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। मेनली ये ग्लूकोज के केस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल शुगर इन ब्लड इज, ब्लड के अंदर पाए जाने वाला जो शुगर होता है वो क्या होता है, क्या वो गैलेक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, ग्लूकोज होता है, या फ्रक्टोज होता है ना। तो आप सभी को पता होगा कि ब्लड के अंदर जो पाने व जाने वाला जो शुगर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर। और इसको मेनली हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है, इसी की वजह से हमारे ब्लड में है ना जो ब्लड शुगर होता है, उसी का ये प्रिंसिपल रीजन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट ग्लूकोज, ग्लूकोज के बारे में कौन सी चीजें सही नहीं है, ये आपको ढूंढ के बताना है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि ग्लूकोज के बारे में सही चीजें क्या है। जरा एक एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला कह रहा है कि इट इज अ रिड्यूसिंग शुगर, इट मींस क्या ये टॉलिन्स एंड फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। टॉलिंग सॉल्यूशन या फिर फेलिंग्स रिएजेंट की अगर हम बात करें, तो ये उनको रिड्यूस तभी कर पाएगा जब इसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होंगे। और ऐसा होता भी है, ग्लूकोज के केस में ऐसा होता है ना। अगर हम बात करें कहाँ नहीं होता, तो सुक्रोज में नहीं होता, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज में तो ये पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या ग्लूकोज जो है वो डाइसैकेराइड है, बिल्कुल नहीं, है ना। यहीं पे हमें आंसर मिल जाता है। ग्लूकोज जो है वो बी वाला यहाँ पे रॉन्ग दिया है, ठीक है, फॉल्स भी हमें बताना था। ग्लूकोज जो है वो डाइसैकेराइड नहीं है, ग्लूकोज क्या है, ये एक मोनोसैकेराइड है ना, मोनोसैकेराइड। और मोनोसैकेराइड क्या होता है, हमने इस पे बात करी थी, ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की वो सबसे छोटी यूनिट्स होती है जो हाइड्रोलिसिस करने पे हमें मिलती है, ठीक है, जिसमें मेनली हमारे 3 कार्बन से लेके 7 कार्बन तक की चीजें प्रेजेंट होती है। और हमें पता है कि ग्लूकोज में टोटल ये 6 कार्बन की एक चेन होती है ना। फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा, C6H12O6। तो 6 कार्बन की एक चेन होती है, और 6 अगर कहीं कार्बन 3 से लेके 7 कार्बन की कोई भी यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करके अगर कोई मोनोमर प्रेजेंट है, तो वो हमेशा क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है, या फिर वो मोनोसैकेराइड की कैटेगरी में आता है। आपको यहाँ पे क्या बताना था कि ग्लूकोज के बारे में कौन सी चीजें गलत है, तो क्योंकि ये रिड्यूसिंग शुगर है, बिकॉज ऑफ ये इनमें जो फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, वो टॉलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड ये नहीं है। तीसरा देखते हैं, क्या ये पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, बिल्कुल एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। और ये म्यूटा रोटेशन भी शो करता है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बात करी थी, म्यूटा रोटेशन के प्रोसेस में एक यहाँ पे ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म बनता है, ठीक है, एंड सेकंड वन यहाँ पे बीटा फॉर्म हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यों ये डाइसैकेराइड होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मोनोसैकेराइड होता है, ठीक है। क्वेश्चन 10 देखिए क्या कह रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज इज डिफर फ्रॉम बीटा डी ग्लूकोज, है ना। अल्फा डी जो होता है वो बीटा डी से डिफरेंट होता है, ऐसा हमें क्यों लगता है ना, या फिर हम क्यों बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यहाँ पे होता क्या है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले तो एक यहाँ पे क्या होती है, एल्डिहाइड होती है, ठीक है। टोटल ये 6 कार्बन की चेन होती है, 5 हो गया, एंड लास्ट आप यहाँ पे CH2OH बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, H और OH वेरी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो अगर आपने इधर OH को रख लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने OH को रख लिया, तो यहाँ क्या आ गया, H आ गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से H लेंगे, तो इधर साइड आपको OH भेज देना है, ठीक है। फिर आप इधर OH ले लो, एंड इधर क्या आ जाएगा, आपका H आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन OH, H, एंड ये OH, और इधर क्या आ जाएगा, आपका H आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कि ये इसका क्या हो जाएगा, मान लो ये ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म हो गया, तो इसका बीटा फॉर्म क्या होगा। बीटा फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना, ये जो कार्बन है, जो सबसे पहला वाला कार्बन है ना, आपको इसकी पोजीशंस चेंज कर देनी होती है। जैसे कि इसमें जो OH ग्रुप लगा है वो कौन सा साइड है, ये हम देख पा रहे हैं ना, ये हमारा राइट साइड है। और यहाँ पे देखो बीटा अल्फा डी ग्लूकोज क्यों लगा है, जब भी हमारा जो OH ग्रुप है वो राइट साइड में आता है, तो वो अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज कहलाता है ना। अगर वही राइट के बजाय लेफ्ट में आ जाता है, तो वो एल्फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या हो गया, ये पहला वाला कार्बन हो गया। ये कैसे डिफरेंट है बीटा वाले से, क्योंकि अगर हम बीटा वाले के स्ट्रक्चर बनाए, तो पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो चेंज होगा वो होगा पहले कार्बन की जो पोजीशन है, पहले कार्बन पे आपके जो भी ग्रुप लगे हैं उनकी पोजीशंस में चेंज आता है। जैसे कि यहाँ पे OH जो है वो इस साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आपका इस साइड आएगा, एंड बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इनका क्या है, स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें हमें देखने को क्या मिल रहा है, ठीक है? यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या ये दोनों, पहला क्वेश्चन देखें तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर की हम बात करते हैं तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका जो होता है पहली चीज़ तो उनके बीच में डबल बॉन्ड्स प्रेज़ेंट होने चाहिए, ठीक है? जो कि यहाँ हमने कहीं देखा नहीं है, ठीक है? दूसरा, अगर उनके बीच में डबल बॉन्ड है तो ठीक है, लेकिन उनके ए और बी यानी कि लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाले जो भी 2 ग्रुप्स हैं वो आपस में बराबर नहीं होने चाहिए एंड राइट वाले आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, जो कि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ए वाला ऑप्शन देख लिया। बी वाला, क्या ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है? मतलब कि मिरर इमेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जैसे मिरर इमेज में हमारा मान लीजिए अपने आप को आप जब शीशे में देखते हो ना, तो जो भी चीज़ें दिखती हैं बिल्कुल जस्ट अपोज़िट तो नहीं होता। एक होता है वाटर इमेज, एक होता है मिरर इमेज। वाटर इमेज में आप चीज़ें अपोज़िट हो जाती हैं। जैसे अभी हम सीधे खड़े हैं, वाटर में आप जाओगे तो उल्टे दिखाई दोगे, लेकिन मिरर इमेज में क्या होता है? मिरर इमेज में सिर्फ़ वो पोज़ीशंस चेंज होती हैं। जैसे कि अगर आप राइट में हो तो हो सकता है वो आपको लेफ्ट में दिखाई दे, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे देख लो, इधर OH है ना, तो इस पे आप जब जाओगे तो ये सुपर इम्पोज़ नहीं करेगा। अगर वो सुपर इम्पोज़ एक दूसरे के ऊपर कर गया, जैसे कि मान लीजिए हमारा हाथ जो है, इसको क्या हम मिरर इमेज कहेंगे? जब हमने एक दूसरे के ऊपर रखा तो ये इसमें सुपर इम्पोज़ कर गया, और जो सुपर इम्पोज़ कर जाते हैं वो मिरर इमेज होते हैं, जो कि ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इसको उठा के इधर रखें तो ये देख लो आप, OH इधर बनेगा एंड H इधर आ जाएगा, ठीक है? तो ये मिरर इमेज भी नहीं है। क्या ये इनैंशियोमर है? इनैंशियोमर क्या होते हैं? इनैंशियोमर की अगर हम बात करें तो ये इनैंशियोमर भी नहीं होंगे, ठीक है? उसके बाद से लास्ट ऑप्शन ही हमारे पास बच रहा है, इन द कॉन्फ़िगरेशन एट CO C1 पोज़ीशन, ठीक है? इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है C1 पोज़ीशन की वही डिफरेंट हुआ है, इसके अलावा इसमें और कुछ हुआ नहीं है, ठीक है? तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोपाइरानोज मॉलिक्यूल की बात हुई है, ठीक है? और आपसे पूछा है कि इसमें कितने एसिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए एसिमेट्रिकल कार्बन एटम की बात हो रही है तो इसको कहते क्या है, ठीक है? हो सकता है आपने ये वर्ड सुना हो, अगर नहीं सुना तो इसको एक और भी नाम से जानते हैं, है ना? इसको बोलते हैं हम काइरल कार्बन। काइरल कार्बन क्या होता है? काइरल कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेनली एक कार्बन रहेगा, ठीक है? एंड आपको पता ही होगा कि कार्बन जो होता है ना वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है कि ये 4, इसके पास 4 अपने ग्रुप होंगे जिनसे ये जुड़ा होगा, ठीक है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है, आप उसकी कार्बन की वैलेंसी चेक करोगे, ठीक है? देखिए, जैसे कि अगर हमने कार्बन लिखा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है? आप इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p2, देख लीजिए 2 4 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आप इनको इनके ऑर्बिटल में फिल करो, ठीक है? तो सेकंड शेल इज द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? जब हम इनको ऑर्बिटल में डालेंगे तो देख लीजिए यहाँ S है, S में आपके एक ऑर्बिटल बनते हैं, P में 3 बनता है, तो S में एक ऑर्बिटल है। आपको ये भी पता होगा अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को ही फिल कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे चलो कर दिया, ठीक है? जब आप p की बात करते हो तो p ऑर्बिटल में आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, बिकॉज अगर आप एक ऑर्बिटल में 2 रख रहे हैं तो p में टोटल 3 होते हैं, तो 3 में आप 2 2 करके 6 रख सकते हो, ठीक है? तो टोटल यहाँ पे 6 आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे p में कितने हैं? यहाँ पे p में सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आप रख दो तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे तो कार्बन क्या है, इसका ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है ना? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है, ठीक है? एंड आपको पता होना चाहिए कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इनके अलावा और कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, ठीक है? तो 2 अगर इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे मेन हमें अगर देखें तो यहाँ पे हमें 2 बॉन्ड मिलता है। फिर हम कैसे कहते हैं कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है, ठीक है? इस अकॉर्डिंग तो कार्बन टेट्रावैलेंसी शो नहीं करता। तो ये कब करता है? देखिए, ऐसे नहीं करता, जब कार्बन को हम एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है कि आप कार्बन को थोड़ी-सी एनर्जी दे दो, ठीक है? कार्बन को जब आप एक्साइटेड स्टेट में भेजेंगे, उस केस में क्या होता है, ठीक है? कार्बन को मान लीजिए आपने एक्साइटेड स्टेट में डाल दिया। एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाता है तो यहाँ पे इसने अभी जो डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हुआ है, इनको जब एनर्जी मिलेगी ना तो ये टूट जाएंगे, और ये टूट के कहाँ जाएगा, ये इसके पास एक जो खाली ऑर्बिटल है ये इसमें पहुंच जाता है, ठीक है? तो इस अकॉर्डिंग देख लो, यहाँ पे एक हो गए और ये टोटल 3 ऑर्बिटल। अब सारे में कितने एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है?
अब हम कह सकते हैं कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंसी बनाता है, यानी कि कार्बन यहाँ पे 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कार्बन कैन शो टेट्रावैलेंसी इन एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ये नहीं करता, कहाँ करता है? एक्साइटेड स्टेट में करता है, ठीक है। अब इस अकॉर्डिंग देख लीजिए, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, इसका मतलब अगर हम कायरल कार्बन की बात करें तो वो कुछ ऐसा होगा, एक तो कार्बन होगा एंड फर्दर ये 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा होगा। मैंने ऐसा ही स्ट्रक्चर क्यों बनाया, आप ये भी सोच रहे होंगे, है ना। तो कार्बन की मेनली अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की ना, तो वो क्या होता है, अब सी आप कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहाइड्रल, इसकी ज्योमेट्री सी है ना, तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है एंड ज्योमेट्री इसकी टेट्राहाइड्रल होती है, इसलिए ऐसा शेप बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, आप कोई भी कार्बन है यहाँ पे, इसमें आप x y z एंड कुछ भी यहाँ पे मान लीजिए एक्स वाई जेड हो गया, आप इसको मान लो एम मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, देखिए इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी है ना, चारों साइड यहाँ पे जो बॉन्ड्स बने हैं वो अलग अलग है, यहाँ एम जुड़ा है, यहाँ जेड, यहाँ एक्स, यहाँ वाई, कोई भी एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि जो भी आपसे बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग हो, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन दिया है वो कैसा है, ये एसिमेट्रिकल कार्बन है ना, कि जो कि यहाँ पे मेंशन है एसिमेट्रिकल कार्बन, या फिर ये क्या है, कायरल कार्बन है, ठीक है। तो अब आपको ये, अभी हमने समझ लिया कि कायरल कार्बन होता क्या है, अब आपको इस क्वेश्चन पे जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज मॉलिक्यूल्स में कितने एसिमेट्रिक कायरल कार्बन होते हैं, ठीक है। कायरल कार्बन आपने समझ ही लिया है ना, कायरल कार्बन का मतलब कि ऐसे कार्बन जिन पे जो चारों ग्रुप्स आपके जुड़े होते हैं वो कैसे होंगे, तो चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, ठीक है। 4 ग्रुप के अलावा आप 5 ग्रुप जोड़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो चारों ग्रुप यहाँ पे डिफरेंट होने चाहिए। अब हम चलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए क्या हो जाएगा, टोटल 6 कार्बन की चेन, ऊपर आप CHO लगा दो, ठीक है, और सबसे नीचे आप CH2OH लगा दीजिए, ये 2 हो गए, बचे आपके पास 4, उनको आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास बचा है OH जोड़ना और आपको H जोड़ना, तो सबसे पहले आप OH लगा दीजिए, ठीक है, फिर H, एक H होता है और बाकी सारे आपके OH होते हैं, ठीक है। इधर आपने OH किया है तो इधर H हो जाएगा, ये H है तो इधर भी OH हो जाएगा, देन इधर H एंड इधर भी क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब आपको बताना है ढूंढ के कि इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा कार्बन है जो एसिमेट्रिक कायरल कार्बन है, ठीक है। एसिमेट्रिक आप ढूंढ लिया तो आप बता दोगे कि जो एसिमेट्रिक होगा वही क्या होगा, कायरल कार्बन होगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब आपको देखना है यहाँ पे टोटल कितने कार्बन प्रेजेंट है, सबसे पहले आप ये देख लो, ठीक है। तो नीचे से शुरू करें या फिर हम ऊपर से शुरू करें, बात तो वही है। कायरल कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो एक तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे जो कार्बन है वो कायरल होगा, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ, और ये चारों जो कार्बन है वो कैसे हैं, आपस में कायरल है। क्यों कायरल है कि आप देखो, एक एक कार्बन को आप उठाओ और देखो क्या उनके चारों ग्रुप्स हैं वो आपस में सिमिलर है क्या, नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे आप लास्ट कार्बन की बात करो तो इधर OH है, इधर H है, नीचे यहाँ पे CH2OH है, एंड ऊपर की बात ही मत करो यार, इतना बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो देख लो लास्ट वाला नहीं है। अगर आप सेकंड लास्ट की बात करो तो सेकंड लास्ट भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे OH H है, ये दोनों तो आपस में सेम है ही नहीं, ठीक है। और नीचे वाला जो ग्रुप लगा है वो भी डिफरेंट है, ऊपर वाला भी डिफरेंट है। इसकी आप बात करो तो इधर H है, OH है, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। तो जितनी भी चीजें हैं ये चारों जो है ना कार्बन, वो आपस में क्या है, एसिमेट्रिक है। और एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या होता है, कायरल कार्बन। तो आपको यहाँ पे बताना था कि इसमें टोटल कितने एसिमेट्रिक कायरल कार्बन है। तो हमने देखा कि 4 ऐसे कार्बन हैं जिनके जो ग्रुप्स किनारे किनारे लगे हुए हैं ना, जो भी वो क्या है, अलग है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4, जो कि किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच यूज टू आइडेंटिफाई ग्लूकोज, है ना, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई ग्लूकोज। ग्लूकोज को पहचानने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, किसके थ्रू हम ग्लूकोज को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही होगा टॉलिंग्स रिएजेंट की अगर हम बात करें, या फिर जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है वो, उससे हम ग्लूकोज को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्योंकि ग्लूकोज के पास क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप होता है, वो टॉलिन्स को रिड्यूस कर सकता है। टॉलिन्स की बात करें, चाहे हम फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें, वो उनको क्या करता है, रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। एंड टॉलिन्स जो होता है ना, टॉलिन्स रिएजेंट, उसकी जो खास बात ये होती है, वो अमोनिकल सिल्वर मिरर इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हम आसानी से वहां से पहचान सकते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो देखिए, ये लास्ट है ऑप्शन डी, अमोनेटेड सिल्वर मिरर इमेज। कौन प्रोड्यूस करता है, टॉलिन्स रिएजेंट, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे अमोनिएटेड दिया है ना, तो इसका सिंपल सा मतलब ये क्या है, टॉलिन्स रिएजेंट है, ठीक है, टॉलिन्स रिएजेंट। और इससे हम किसको पहचान सकते हैं, तो ग्लूकोज को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के कितने आइसोमर बन सकते हैं, पॉसिबल आइसोमर की बात करिए, ठीक है। तो ग्लूकोज के कितने आइसोमर बन सकते हैं ये आप कैसे डिसाइड करोगे, आइसोमर कैसे बनते हैं। देखो आइसोमर हमारे दो तरीके के होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर की अगर हम बात करें तो वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन जो स्टीरियो आइसोमर होता है वो दो तरीके का होता है बेटा, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर दो तरीके का होता है, ठीक है। पहला आइसोमर जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा वाला होता है ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर, ये दो तरीके के आपके स्टीरियो आइसोमर्स हैं। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ग्लूकोज में कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि वो कितने, कोई भी कंपाउंड है वो कितने आइसोमर शो करेगा, ठीक है। कोई भी कंपाउंड है वो कितने आइसोमर शो करेगा, इस चीज से हम कैसे पता लगाते हैं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला हम लगाते हैं तभी जाके हमें पता चलता है कि कोई भी अगर एक कंपाउंड है, वो स्ट्रक्चर है, इधर वो कुछ भी है, वो कितने पॉसिबल आइसोमर बना सकता है, इसको हम बताते हैं एक फॉर्मूले के थ्रू। अब फॉर्मूला क्या है ना, फॉर्मूला भी दो अलग अलग है बेटा। देखो एक हमारे कंपाउंड होता है जो सिमेट्रिकल होते हैं एंड एक हमारा कंपाउंड होता है जो अनसिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल कंपाउंड का हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल अलग है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये बताओगे कि ग्लूकोज जो होता है वो एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है या फिर वो अनसिमेट्रिकल है। अब ये कैसे बताएं मैम, है ना, ये तो समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जरा सा फोकस करो और सोचो। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि जो भी आपके एटम्स लगे हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में वो सेम हो, है ना, ईदर एटम और मॉलिक्यूल जो भी आपके लगे हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में वो सेम है। अगर वो सेम है देन यू कैन से दैट इट इज अ सिमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन अगर ऐसा है कि वहां पे कोई भी ऐसे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल हैं जो सेम नहीं है, तो आप कभी भी उनको सिमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोलोगे, ठीक है। तो हम क्या बोले, तो आप अनसिमेट्रिकल बोल दो। चलो अब जरा इनके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखो, हम पूरा नहीं बना रहे, यहाँ पे आप ऊपर ही देख लो क्या होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है ये डिसाइड नहीं करता स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है कि उसका जो फर्स्ट एंड लास्ट जो टर्मिनल एटम है ना, किनारे वाले, वो दोनों कैसे हैं, क्या वो सिमेट्रिकल है या वो अनसिमेट्रिकल है, यही देख के आप बता सकते हो कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो देखो आप सभी को पता है स्टार्टिंग में आपके पास CH2 ग्रुप होता है, ठीक है, एंड लास्ट में आपका CH2OH ग्रुप होता है, ठीक है। अब आप देख लो ये दोनों आपस में क्या सेम है, नहीं है ना। एक CHO है तो दूसरा CH2OH है, क्या ये सेम है, नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो आप 100% श्योर हो, आप कह सकते हो कि ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर दिया है ये अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। अब अगर ये अनसिमेट्रिकल है मैम तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, देखो अगर आपके सामने जो गिवन स्ट्रक्चर है तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 to the power n, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है 2 पे पावर n। कोई भी स्ट्रक्चर है अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 पे पावर n। अगर वो सिमेट्रिकल है ना तो फिर कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है, फिर वहां पे हम टोटल नंबर ऑफ n क्या होता है, अच्छा n क्या होता है, टोटल कितने वहां पे कार्बन प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे देखो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आपको पता ही होगा, यहाँ पे CH2 हो गया, नीचे CH2OH हो गया एंड यहाँ बीच में क्योंकि ये ना एल्डोहेक्सोस के ये कैटेगरी में आता है। तो एल्डोहेक्सोस का मतलब क्या है कि पहली चीज तो एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद उसमें हेक्सोस यानी कि 6 कार्बन की एक चेन है, ठीक है। तो आप सभी को पता है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या रखें, टोटल देखो यहाँ पे दो अलग अलग ग्रुप है और प्लस इसमें कार्बन कितने हैं, ठीक है, कायरल कार्बन तो आपको अभी देखा ना पीछे 4 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रख देना है 2 पे पावर 4, तो 2 की वैल्यू n यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 2 पे पावर आप जब 4 रखोगे तो ये कितना आएगा, आपका ये वैल्यू आ जाएगा 16, ठीक है। क्योंकि 2 का आप स्क्वायर कर दो तो 4 एंड देन आप उसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाता है 16 हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमने देख लिया कि ऑप्शन डी होता है। ग्लूकोज में टोटल हमें 16 पॉसिबल आइसोमर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अनसिमेट्रिक ये था उसकी हमने बात कर ली, सिमेट्रिकल अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, जब आएगा तो हम देख लेंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल में एक्चुअली हम n+1/2 लगाते हैं और फिर उसकी अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है, दोनों को निकाल के ऐड करते हैं, वो लंबा प्रोसेस है, ठीक है, ये इजी था। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी हाइड्रोलाइज्ड सो सिंपल कंपाउंड इज कॉल्ड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको आप सबसे छोटी यूनिट में हाइड्रोलाइज कर सकते हो उसको आप क्या कहते हो। ठीक है, तो हमने तो बात करी थी कि कार्बोहाइड्रेट को जब सबसे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट्स होती है उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड से छोटा तो कुछ नहीं होता ना, तो कार्बोहाइड्रेट की जो छोटी या फिर जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। इट मींस कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही है। डाइसैकेराइड क्या होता है, अगर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो मिनिमम 2 यूनिट्स दे रहा है तो उसको हम बोलेंगे कि इस टाइम इसकी जो कैटेगरी है वो कैसी है, डाइसैकेराइड की है। ट्राइसैकेराइड मतलब कि हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये 3 यूनिट दे। ठीक है, एंड पॉलीसैकेराइड का मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर मोर देन 3 मिल रहा है तो हम कहेंगे कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीसैकेराइड की कैटेगरी में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट विच कैन बी हाइड्रोलिस्ड बाय द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू हाइड्रोलिसिस होने वाला जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम सेलुलोज बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ x नंबर ऑफ फेनिल हाइड्रोजन टू yield ओसाजोन द वैल्यू ऑफ x is। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट करके ओसाजोन कब बनाता है, ओसाजोन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था ना बेनेडिक्ट ओसाजोन टेस्ट। सुक्रोज नहीं देता क्योंकि उसके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप नहीं होते कि वो टोलिन सॉल्यूशन या फिर फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं कि सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है, कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होना चाहिए ग्लूकोज का ताकि वो ओसाजोन बना सके। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ग्लूकोज के हमें 1 मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ग्लूकोज का आपको 1 मॉलिक्यूल्स चाहिए होता है, ग्लूकोज एक चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको फेनिल हाइड्रोजन चाहिए होता है। ठीक है, फेनिल हाइड्रोजन, ये दोनों चीजें हैं अगर आपके पास तो आप क्या करेंगे, आप ओसाजोन को बना सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, फेनिल क्या होता है, आपको पता होगा, आपने बेंजीन पढ़ा है ना, बेंजीन रिंग C6H फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग है। ठीक है, ये एक एल्किल ग्रुप है। अगर आप यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल दो, ठीक है, बेंजीन में से आपको एक हाइड्रोजन निकाल देना है, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा C6H5। ठीक है, तो किसी भी चीज से, जैसे अगर हम सिंपल बात करें, अगर आप देख लो CH4 आपको पता होगा क्या होगा था, इसको हम मीथेन बोलते हैं। ठीक है, मीथेन में से आप, ये एल्केन है, एल्केन में से आप एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अब ये जो बनता है वो होता है CH3 एंड इसको हम बोलते हैं एल्किल। ठीक है, इसको हम या तो बोलते हैं एल्किल ग्रुप। तो यहाँ पे बात हो रही है बेंजीन की, बेंजीन में से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हम निकाल देंगे तो यहाँ पे जो बन के आता है ना वो होता है C6H5 और इसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। वो अलग चीज है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो बिल्कुल बेंजीन की तरह होता है, लेकिन वहां पे एक चीज जो होती है वो वैरी करती है कि यहाँ पे जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो किसी एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ठीक है, किसी एक अलग ग्रुप से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे आप आसानी से कह सकते हो ना कि अगर बेंजीन है वो किसी अलग एक ग्रुप से जुड़ा होता है, इसका मतलब कि वहां पे एक उसकी वैलेंसी जो है वो ऊपर से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखने में बेंजीन जैसा होता है, ऊपर एक कार्बन से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसको हम फेनिल बोलते हैं, इसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको बेंजीन और इसको हम फेनिल बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फेनिल हाइड्रोजन, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, C6H5 एंड हाइड्रोजन क्या होता है, NH डबल बॉन्ड NH2 होता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं NH डबल बॉन्ड NH2 होता है और यहाँ पे आपको इसके 3 मोल लेने पड़ेंगे तब जाके आपको एक ओसाजोन का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए टोटल क्वेश्चन में क्या बोला था। हाँ, यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 3 मोल। ठीक है, तो टोटल आपका एक ग्लूकोज हो गया, उसके साथ साथ 3 फेनिल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा आपको ओसाजोन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ओसाजोन फॉर्मेशन involves only 2 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज बिकॉज ऑफ। ठीक है, ओसाजोन होता है वो सिर्फ 2 कार्बन एटम लेता है ग्लूकोज का, ऐसा क्यों होता है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाता है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखते हैं। व्हेन सुक्रोज इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड NO3। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, सुक्रोज को जब हम हीट करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। सुक्रोज को जब हम हीट करेंगे तो वहां पे फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड हमें मिलता है और यहाँ पे एक कैटलिस्ट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो होता है V2O5। वेनेडियम ऑक्साइड इज एन कैटलिस्ट दैट कैन बी यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सुक्रोज।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, सुगर विच इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा होता है, अभी हमने बात करी थी कि ऐसे शुगर जो या तो टॉलिन सॉल्यूशन या तो फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और जो उनको रिड्यूस कर देते हैं उनको क्या हम बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात हुई है ना, तो ऐसे आपके ग्रुप्स जो जो फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो नहीं कर पाते उनको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। मेनली कौन से नहीं कर पाते, तो आपको मैंने कई बार बता दिया है ना, सुक्रोज जो होता है वो नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप नहीं होता, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आता है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, मैच द लिस्ट, है ना, इन दिस सेक्शन आपके सामने एक मैच द कॉलम है, ठीक है, और आपको बताना है यहाँ पे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है, देखो हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, मैच द कॉलम में ये होता है ना, कभी कभी हमें कोई कोई चीजें पता नहीं होती, ठीक है, लेकिन अगर इसमें एक चीज ये भी अच्छा होता है कि अगर हमें एक चीज पता है तो हम चारों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो मोनोसैकेराइड दिया है, मोनोसैकेराइड हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी जो यूनिट होती है जो हमें हाइड्रोलिसिस करने के बाद मिलती है। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड में हमें सबसे छोटी यूनिट मिलती है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, तो मोनोसैकेराइड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो तो यहाँ पे मैनोज है। ठीक है, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड की बात करते हैं। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड में आपका ग्लूकोज लैक्टोज ये तो नहीं आता, ओलिगोसैकेराइड में सेलुलोज आता है। ठीक है, हेट्रोपॉलीसैकेराइड में लैक्टोज एंड मोनो में लेटिन। ठीक है, चारों का जो आंसर है ना वो बिल्कुल 1 2 3 4 है। ठीक है, और ऐसा हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक है, देखिए ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन, कौन सा ऐसा है जो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है ना, कौन से हैं जो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, आप लोग देखो। ठीक है, तो फेलिंग सॉल्यूशन के साथ जो रिएक्ट नहीं करता है वो कौन सा होता है, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप नहीं होता। ठीक है, एंड मेनली ये जो होते हैं वो कौन से होते हैं, अभी हमने देखा। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज तो एक रिड्यूसिंग शुगर है, ये क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, एसिटल्डिहाइड है ना, ये भी रिड्यूस कर सकता है। फिनॉल, फिनॉल क्या होता है, फिनॉल अलग चीज है एंड फिनॉन अलग चीज है। एसिटोफिनॉन ये कीटोन का एक कंपाउंड है ना। अगर हम बात करते हैं फिनॉल की क्या होता है, तो फिनॉल जब हम बेंजीन के ऊपर OH जोड़ देते हैं तो उसको हम कह देते हैं फिनॉल। एसिटोफिनॉन इज द कंपाउंड ऑफ कीटोन, तो ये भी शो करता है क्योंकि एल्डिहाइड एंड कीटोन होते हैं और उनके पास फ्री ग्रुप होगा। अगर इनके पास फ्री ग्रुप होगा तो ये क्या करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलिन्स रिएजेंट को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और जो उनको रिड्यूस कर देता है वो क्या हो जाता है, वो तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है। यहाँ पे बात हो रही है नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो यहाँ पे जो बेंजिल्डिहाइड है ना, बेंजिल्डिहाइड यानी कि बेंजीन पे ऊपर आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो बेंजीन हो गया, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO होगा, इसको हम बोल सकते हैं बेंजिल्डिहाइड। और यहाँ पे कोई भी फ्री, क्योंकि जितने भी एल्डिहाइड ग्रुप हैं उतने तो बेंजीन के साथ बॉन्ड बना लिए। ठीक है, कोई भी फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप नहीं होते, इसीलिए ये क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता। इट मींस ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये भी आपका, सॉरी, ये भी कौन सी कैटेगरी में आता है, तो ये आपका होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एंड इसके साथ साथ आप एक और भी याद कर सकते हो एंड। ठीक है, एक तो बेंजल्डिहाइड हो गया, उसके साथ साथ हमारा एसीटोन होता है। ठीक है, एसीटोन ये भी क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और ये भी फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है, तो बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन ये जो दोनों होते हैं ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एंड एसिटल, एसिटल के अकॉर्डिंग करेक्ट चीजें क्या है, तो एसिटल एक कंपाउंड होता है। ठीक है, जो अगर आपको पता है तो ही आप कर पाओगे, है ना, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। एसिटल होता क्या है, एसिटल में एक्चुअली दो ईथर ग्रुप कंटेन रहते हैं। ठीक है, एसिटल में दो तो आपके मिथाइल ग्रुप रहेंगे। ठीक है, एंड उसके साथ साथ दो ईथर रहता है। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे दो मिथाइल बना लो। ठीक है, एक आपका हो गया CH3, दूसरा क्या हो गया CH3, एंड इसके साथ साथ आप दो ईथर लगा दीजिए। ठीक है, ईथर ग्रुप आप लगा दो। अच्छा, ईथर क्या होता है, ईथर हमारा ROR होता है, मेनली इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ROR से हम लिखते हैं ईथर को। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या है, R इज इन एनी एल्किल ग्रुप, कोई भी आपका एल्किल ग्रुप हो सकता है, लाइक वो मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कितने कार्बन की चेन है, तो आप उस अकॉर्डिंग उसको नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, दो मिथाइल एंड दो यहाँ पे ईथर होते हैं। ठीक है, और दो ईथर होने की वजह से ना इसका हम नाम जो होता है उसको हम बोलते हैं एसिटल को ड्राई ईथर। ठीक है,
तो ड्राई ईथर भी इसी का नाम होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर डी, इट इज एन ड्राई ईथर, तो जिसको हम कह सकते हैं एसिटल को क्या, ये एक ड्राई ईथर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, carbohydrate which differ in the configuration at glycosidic carbon C1 in aldose and C2 in ketose is called। देखिए अभी हमने बात कर रही थी, जब हम बात कर रहे थे ग्लूकोज की, है ना, ग्लूकोज की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे हमें दो फॉर्म देखने को मिलता है, एक होता है अल्फा ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, एंड दूसरे को हम कह सकते हैं वो होता है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के ही दो अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। अब उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि पूरा स्ट्रक्चर ही पलट जाता है यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। होता क्या है, अभी हमने बात करी ना पीछे, कि सिर्फ जो C1 पोजीशन का कॉन्फ़िगरेशन है ना, कि जैसे ये जो पहला कार्बन है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वहां पे डिफरेंस आता है। यहाँ पे सिर्फ OH और H, एक साइड OH है दूसरी साइड H है अल्फा डी ग्लूकोज में, बस उनकी पोजीशन को बदल देता है ना, इंटरचेंज हो जाएगा, कहीं OH हटा के इधर कर देगा, इधर से H उधर भेज देगा। तो ये जो फर्स्ट कार्बन पे जब भी ये वेरी करते हैं ना, पहले कार्बन पे जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है उनको हम एनोमर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ना वही इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में जब भी पहले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज आए, है ना, या फिर हम OH या फिर H को इंटरचेंज कर दे तो उनको हम एनोमर बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। एपीमर क्या होता है, एपीमर मेनली क्या होता है, ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे कि अगर हम बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, तो ग्लूकोज का जो एपिमर होता है वो गैलेक्टोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो एपिमर होता है वो गैलेक्टोज होता है ना। इसी तरह ग्लूकोज का एक और एपिमर होता है वो मैनोज होता है। तो इनमें मेनली कुछ कार्बन है और फिक्स है कि जब आप इन्हीं के पोजीशन को चेंज करोगे तो आपको ग्लूकोज गैलेक्टोज देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज का एंड मैनोज ये दोनों आपस में एपिमर है ना, यही हम लिख दे रहे हैं कि जो ग्लूकोज होता है एंड मैनोज होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एपीमर होते हैं, ठीक है। एपीमर एट C2 कार्बन, यानी कि C2 कार्बन का क्या मतलब है कि जब आप इनका स्ट्रक्चर बनाओगे तो पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है उन दोनों में थोड़े से चेंजेस आएंगे, तो उनको हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में एपीमर है। एंड अगर हम ग्लूकोज और गैलेक्टोज की बात करें तो उन दोनों के स्ट्रक्चर में कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आता है वो फोर्थ कार्बन पे आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। अगला क्वेश्चन, अच्छा इनैंशियोमर एक वर्ड आ रहा है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये क्या होता है। इनैंशियोमर का मेनली मतलब ये होता है ना कि अगर इनैंशियोमर मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज का क्या मतलब है, आप अपने हाथ को लेके और यहाँ एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे अगर आप सुपर इम्पोज करोगे तो ये तो हो जाएगा, आप इनको ऐसे सुपर इम्पोज करेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, फिश लाइक स्ट्रक्चर बन जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल लेते हैं और एक और सर्कल लेते हैं और इनको एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, बराबर रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएंगे, तो इनको हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। लेकिन हमारे अगर हैंड्स होते हैं इनको हम ऐसे रखें तो ये सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एपीमर क्या होता है, अगर ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जा रहे हैं तो इनको हम एनांशियोमर बोलते हैं। एनोमर क्या होता है, अगर पहले कार्बन की पोजीशन में चेंज आ रहा है तो उसको हम सिंपली एनोमर बोल देते हैं। एपीमर क्या होता है, मेनली ग्लूकोज जब मैनोज के रिस्पेक्ट में C2 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन पे अंतर आता है ना, तो हम बोल देते हैं कि ये एपीमर है। अगर यही ग्लूकोज C4 के रिस्पेक्ट में गैलेक्टोज के साथ ये बनाता है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आता है, तो भी हम ये क्या कहेंगे, एपीमर बोल देंगे, ठीक है। एक बच गया डाई स्टीरियोमर, ठीक है। डाई स्टीरियोमर इसका भी जो रिलेशन है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के साथ ही है कुछ, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखने क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पेयर ऑफ डाई स्टीरियो, है ना, अ पेयर ऑफ डाई स्टीरियो आइसोमर दैट डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन अबाउट सिंगल कार्बन एटम आर कार्ड, ठीक है। सिंगल कार्बन एटम के अकॉर्डिंग जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जब भी चेंज आता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो अभी हमने पीछे डिस्कस किया है, उनको हम एपीमर बोलते हैं, ठीक है। एक सिंगल कार्बन के अराउंड जब भी चेंज आता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एपीमर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर हम एक बनाते हैं तो एक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखो एक ये आपका हो जाता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज से ही हम बना सकते हैं गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज से ही हम बना सकते हैं गैलेक्टोज, एंड ग्लूकोज से ही हम बना सकते हैं यहाँ पे मैनोज, ठीक है। फर्क क्या है दोनों में, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने बनाया और जो C4 कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है ना, C4 वाला जो कार्बन है चौथा कार्बन उसके अराउंड आप चेंज कर दो, ठीक है। जो भी दो ग्रुप लगे उनको आप आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो गैलेक्टोज हो जाएगा।
इसी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को आप C2 पोजीशन पे है ना सेकंड कार्बन के अराउंड अगर आप इंटरचेंज कर दे रहे हैं तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, मैनोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, द मोनोमर यूनिट ऑफ स्टार्च चार्ज, ये सब तो बहुत आसान है यार। ठीक है, स्टार्च की जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, छोटे छोटे, जैसे हम लोग जब बात करते हैं पॉलीमर में ना, तो जो छोटे छोटे कार्बन एटम, कार्बन नहीं, जो छोटे छोटे एटम्स होते हैं जिनसे जो पॉलीमर बना होता है उनको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो मोनोमर क्या होता है, जो छोटी छोटी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मोनोमर बोलते हैं। तो स्टार्च में जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, ठीक है, स्टार्च का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, तो ग्लूकोज होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो अल्फा ग्लूकोज दिया है, बीटा ग्लूकोज दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान सकते हो कि जो ग्लूकोज होता है वही क्या होता है, मोनोमर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्वीटेस्ट टेस्ट है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट कौन सा होता है, तो आपको पता ही होगा ग्लूकोज जो है ये भी शुगर ही है, लेकिन फ्रक्टोज जो होता है ना इसको हम स्वीट शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा ये मीठा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्वीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लो आप ये भी कि जो सुक्रोज दिया ये क्या होता है, इसका जो टेस्ट होता है ये स्वीट नहीं होता है ना, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर की कैटेगरी में आता है ना, और जितने भी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं ना वो श्योर इन टेस्ट होते हैं, स्वीट नहीं होते। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, माल्टोज इज मेड अप ऑफ, जो माल्टोज होता है वो किससे मिलके बना होता है। ठीक है, तो माल्टोज क्या होता है, जब भी आपके दो अल्फा डी ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो उनसे जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो क्या होता है, माल्टोज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो आप, अल्फा डी ग्लूकोज है ना, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन ए, जो आपके अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं है ना, उन्हीं की दो यूनिट से मिला होता है क्या, एक माल्टोज बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिल्क शुगर इज कॉल्ड, मिल्क शुगर किसको बोलते हैं, अभी हमने पीछे बात करी थी। ठीक है, टेबल शुगर हम सुक्रोज को बोलते हैं, ग्रैप शुगर हम ग्लूकोज को बोलते हैं। ठीक है, फ्रक्टोज को हम लेवोनोज बोलते हैं, एंड अगर हम बात करें मिल्क शुगर की तो ये हम लैक्टोज को बोलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे मिल्क शुगर, ठीक है, मिल्क शुगर हम लैक्टोज को बोलते हैं। नेक्स्ट, अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर्स। ठीक है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट जो सिल्वरिंग ऑफ मिरर में यूज होता है। ठीक है, तो सिल्वरिंग मिरर जो सिल्वर मिरर प्रोड्यूस कर सकता है, यानी कि जो फैलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलिंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो रिड्यूस कौन सा करता है, जिनके पास फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स होते हैं, और वो किसके पास होता है, तो ग्लूकोज के पास होता है। ठीक है, ग्लूकोज के पास। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है। ठीक है, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ग्लूकोज मिलता है, क्योंकि ग्लूकोज से ही मिल के बना होता है ना। स्टार्च के मोनोमर की अभी हमने बात करी थी कि स्टार्च का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्च के जो मोनोमर से मिल के बना होता है वो ग्लूकोज का ही मोनोमर होता है जिससे स्टार्च बना होता है। तो जब आप स्टार्च को फिर से तोड़ोगे तो आपको जो छोटी-छोटी यूनिट्स मिलेंगी वो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने बनाया किसी और से था, मिल कुछ और जाएगा। तो जिससे बनाया था, जिस यूनिट से बनाया था, तो स्टार्च का जो मोनोमर यूनिट हो गया वो ग्लूकोज हो गया। तो फर्दर आप उसे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको जो यूनिट मिलेगी ना वो ग्लूकोज की ही मिलेगी। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर आज की क्लास में हमने इतने क्वेश्चन कर लिए, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।